चीन की J-10C तैयारों के बाद रूस ने भी ईरान को Su-35 तैयारे भेज दिए हैं। ये बड़ा दावा सामने आया है। ईरान को चीन से सतह जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल बैटरियां मौसूल हुई हैं, क्योंकि तेहरान हालिया 12 रोजा तनाज़े के दौरान इसराइल के हमलों से तबाह होने वाले दिफाई निजाम को तेजी से दोबारा कायम करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने मोसाद के साथ ताल्लुकात के इल्जाम में 13 भारतीय और 6 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है और हालिया जंग के बाद ईरान में रॉ और मोसाद का मुश्तरका नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ बड़ी खबरें आई हैं। ईरान को अब चाइना के बाद रशिया ने भी फाइटर जेट्स की अगली खेप पहुंचा दी है और उनका जो दिफाई निज़ाम है मजीद मौसर होने जा रहा है। कौन से नए मिसाइल चाइना से मिले हैं ईरान को, क्योंकि अब खतरात मंडला रहे हैं। एक तरफ तो सीज फायर हो चुका है ईरान और इसराइल के दरमियान, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त नेतन्याहू मौजूद हैं अमेरिका के अंदर। वाशिंगटन में उनकी मुलाकातें हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई है, उसके अंदर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, क्योंकि जो 2 रियासती हल है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश किया गया और चूँकि वो चाह रहे हैं कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिल सके, उसके लिए एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे सामने आए, लेकिन नेतन्याहू की हटदर्मी अब तक बरकरार है और वो इस हल को या फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासती हल की तरफ ले जाने पे तैयार नहीं है या एक आज़ाद रियासत मानने को तस्लीम नहीं कर रहे। तो अब देखना ये है कि एक तरफ तो इसराइल का और फ़लस्तीन का मामला है, दूसरी तरफ जो सीज़ फायर है ईरान और इसराइल के दरमियान वो कितनी देर तक कायम रहता है, क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं ईरान की तरफ से एक और वार्निंग समझ लीजिए या एक और ख़तरा वो अपने लिए महसूस कर रहे हैं कि जल्द ही उनके ऊपर एक और हमला, एक और जारियत इसराइल की तरफ से मुसल्लत की जा सकती है। तो अपने दिफाई निज़ाम को वो लैब्स जहाँ पे उनको नुकसान पहुँचा है पिछली जंग के अंदर, उस पर तेज़ी से वो काम कर रहे हैं और इस चीज़ के ख़तरे से कुछ अमरीकी माहिरीन की तरफ से भी आगाह किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक जो एटमी तनसीबात हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं हुई। जो सेटेलाइट से पिक्चर्स आई हैं उसमें भी ये चीज़ साबित हो रही है। तो क्या कुछ होने जा रहा है, क्या फ़ैसले होने जा रहे हैं। एक और दौर भी होने जा रहा है कतर के अंदर, जिसके अंदर इजरायली डेलीगेशन भी होगा, जिसके अंदर 2 दौर तो नाकाम हो गए। इस बार तवक्को की जा रही है कि किसी सेटलमेंट की तरफ बिलाखिर पहुंचा जा सके। साथ में नाज़रीन कुछ और भी दिलचस्प खबरें, तो एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली खबर ब्रेक न्यूज़ की तरफ से शेयर की जा रही है और वो खबर नाज़रीन यही है कि कुछ नए तैयारे सामने आए हैं। चीन की J-10C तैयारों के बाद रूस ने भी ईरान को Su-35 तैयारे भेज दिए हैं। ये बड़ा दावा सामने आया है। अभी तक जो मुख्तलिफ ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं या ख़ुद अपने ईरान के जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, खबरसां इदारे हैं, या ऑफिशियली इसको रिपोर्ट तो नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल कुछ खबरसां एजेंसियां इसे रिपोर्ट कर रही हैं, जिसके मुताबिक रूसी मीडिया जो रूसी मीडिया है इसका हवाला देते हुए उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस और चीन ईरान की फ़ौजी कुव्वत और सलाहियत को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। इस खबर के मुताबिक रूस ने ईरान को Su-35 यानी कि Su-35 लड़ाका तैयारे भेज दिए हैं, जबकि चीन पहले ही 40 J-10C फाइटर जेट फराहम कर चुका है। और आज़ाद ज़राए से इस खबर की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन अगर ये वाक़या सच है तो इसराइल को ईरान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जरी में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इसराइल को सिर्फ मिसाइल्स की मद में इतना भारी जो नुकसान उठाना पड़ा, अब अगर उनकी एयरफोर्स भी मुतहरिक हो जाती है, फाइटर जेट्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं ईरान के, तो फिर यकीनी तौर पे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमने पहले देखा है कि पिछली बार जो दोनों बड़े अटैक्स हुए थे, चाहे वो उनकी एटमी तनसीबात पे हों, ये जो पहला हमले का दिन था उस दिन भी इनके फाइटर जेट्स जिसमें F-35 थे, जिसके अंदर जदीद लड़ाका तैयारे थे, उन्होंने हिस्सा लिया है और एक बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचा है। तो अगली बार ईरान भी भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। एक और पेशरफ्त भी हुई है इसी तनाजुर में, वो क्या है? ईरान को चीन से सतह ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल बैटरियां मौसूल हुई हैं, क्योंकि तेहरान हालिया 12 रोज़ा तनाज़े के दौरान इसराइल के हमलों से तबाह होने वाले दिफाई निज़ाम को तेज़ी से दोबारा कायम करने की कोशिश कर रहा है। एक अरब उहदेदार जो इस इंटेलिजेंस से वाकिफ़ हैं, उन्होंने बताया कि यह मिसाइल सिस्टम ईरान और इसराइल के दरमियान 24 जून को होने वाली गैर रस्मी जंगबंदी के बाद फराहम किए गए हैं। और एक और अरब एहलकार जिन्होंने हसास इंटेलिजेंस के बायस नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बात बताई है कि अमेरिका के अरब इत्तेहादी इस बात से आगाह हैं कि ईरान अपनी फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों को मजबूत और दोबारा कायम करने की कोशिश कर रहा है। साथ में वाइट हाउस को भी ईरान की पेशरफ्त से मुतला कर दिया गया है कि वो क्या तैयारियां कर रहे हैं ईरान वाले। हुकाम ने यह नहीं बताया कि चीन से कितने सतह ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल ईरान को फराहम किए गए हैं। ताहम एक अरब एहलकार ने कहा
कहा है कि ईरान ने मिसाइलों की कीमत तेल की तरसील के जरिए अदा करने का फैसला किया है, यानी कि वो ऑयल देंगे और उसके बदले में उनको ये मिसाइल मिलेंगे। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त इसको करार दिया जा रहा है। इसको रिपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज की तरफ से, मिडल ईस्ट आई की तरफ से ये खबर सामने आई है। और अगर ऐसा है तो फिर यकीनी तौर पर जो अगला मार्का होगा, अगली जंग होगी, उसके अंदर ईरान का दिफा पहले से ज़्यादा मौसर और तबाहकुन हो सकता है अपने मुखालफिन के लिए। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आते हैं। अगली खबर नाज़रीन ये है कि जिस तरह से आप जानते हैं कि मोसाद ने, इजराइल ने अंदर घुस के ईरान के इंटेलिजेंस सिस्टम को ना सिर्फ कैप्चर किया, हाईजैक किया, बल्कि अपनी जासूसी के नेटवर्क से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो एक एक करके उस जासूसी के एलिमेंट को ट्रेस आउट किया जा रहा है। जासूसों को पकड़ने का सिलसिला मुसलसल जारी है। बड़ी तादाद में जो अफगान पकड़े गए थे, उसके बाद जितने भी अफगान थे उनको मुल्क बदर करने के अहकाम जारी किए गए थे। 6 जुलाई लास्ट डेट थी, उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारियां जारी हैं। साथ में कुछ और भी इसमें मुहरकात थे जो कार फरमा थे, जिसमें से अफगानियों के साथ साथ इंडियंस भी बड़ी तादाद में, एक तो अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो जो लाइव एक इंफॉर्मेशन थी वो उसी टाइम की वो पहुंचाते रहे मोसाद को और इजराइल को। साथ में उनके जासूसी का जो नेटवर्क था, जासूस थे, वो भी कार फरमा थे। उसी तरह जिस तरह कुलभूषण जो है वो ईरान के रास्ते पाकिस्तान दाखिल हुआ था, तो ईरान के अंदर भी उनके जासूस ऑपरेट कर रहे थे। खबर यह है कि ईरान ने मोसाद के साथ ताल्लुकात के इल्जाम में 13 भारतीय और 6 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। और हालिया जंग के बाद ईरान में रॉ और मोसाद का मुश्तरका नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है। ईरानी स्पेशल फोर्सेस ने अपनी ताज़ा कार्रवाई में मुख्तलिफ इलाकों से 13 भारतीय और 6 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अफराद पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने और ईरान की हसास मालूमात लीक करने जैसे इल्जाम आयद किए गए हैं। तो उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला और साथ में उन्हें सजाएं देने का सिलसिला भी जारी है। अब आते हैं उस मुद्दे की तरफ। आपको पता है कि अमेरिका का पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना जो है उसके ऊपर बड़ी लेदे हो रही थी। उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर से भी बड़ी तनकीद हो रही थी कि एक तरफ तो इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर जारियत की है, तो आपने ऐसे में उन्हें क्यों नामजद कर दिया नोबेल इनाम के लिए। तो अब ऑफिशियली इसकी एक्नॉलेजमेंट सामने आई है अमेरिका की तरफ से। खबर यह है कि व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया और पाकिस्तान का इकदाम सदर ट्रंप की जानिब से इस फैसला कुन सिफारती काविश का एतराफ़ है जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रोकने के लिए की थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप ने एक अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस की जानिब से सदर ट्रंप को इसराइल ईरान जंग बंदी में किरदार अदा करने के एतराफ़ में नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद किया गया है। और अमेरिकी सदर ने नामजदगी के बाद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान भारत की जंगबंदी कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के ख्याल आते। बहरहाल वो बड़ी शिद्दत से उनको इस वक्त ज़रूरत महसूस हो रही है अमन के नोबेल इनाम की। मिलता है नहीं मिलता ये अलग बात है, लेकिन एक और मुल्क भी है, एक और मुल्क का सरबराह भी है जिसने उन्हें इस एजाज़ के लिए नॉमिनेट किया है और वो है, खैर हमारे लिए तो बायसे खिफ़त ये बात कोई बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि वो शख्स है नेतन्याहू और वो मुल्क है इजराइल जिसकी तरफ से उन्हें नॉमिनेट किया गया है। वो समझते हैं कि जी उनकी सारी जो काबिशें, क्योंकि इजराइल को पूरी तरह से एक पुष्ट पनाही हासिल है अमेरिका की, चाहे वो फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मज़ालिम हैं या ईरान के ऊपर होने वाली जारियत या दीगर ममालिक में पूरी तरह से सपोर्ट करता है अमेरिका। तो उनका तो कहना बनता है। बहरहाल 2 ममालिक हो गए और 2 सरबराहान मुमलिकत हो गए जिनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है। अब नेतन्याहू नाज़रीन आपको पता है कि वो मौजूद हैं अमेरिका के अंदर और जो अभी तक की पेशकश थी, जो ऑफ़र थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उस पर उन्होंने आमादगी ज़ाहिर नहीं की। खबर क्या है, इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया है और साथ में अब ये तवक्कुआत और भी बढ़ गई हैं। अच्छा, 2 चीज़ें बल्कि इस वक्त ऐसी हैं जिसको देख के लगता है कि शायद फ़लस्तीन में अमन हो जाए। एक तो ये कि अमन प्राइज़ जो है नोबेल इनाम के लिए ख़ुद को एक बेहतरीन कैंडिडेट साबित करने के लिए इस वक्त पीस मेकर का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस वजह से लगता है कि शायद फ़लस्तीन में अमन आ सके। दूसरी बड़ी वजह है अब्राहम अकॉर्ड को मिडल ईस्ट या दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे तस्लीम करवाना, इसराइल की जो रियासत है उसकी मौजूदगी को तस्लीम करवाना, इसराइल के वजूद को तस्लीम करवाना, ये एक बड़ा चैलेंज है। अमेरिका इसके अंदर पूरी तरह से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है और इसको देखते हुए लगता है कि वो अब्राहम अकॉर्ड की मंजूरी को लेकर
ये कंडीशन सामने रखते हुए अरब दुनिया और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके सामने हो सकता है कि फ़लस्तीन के अंदर वक्ती तौर पे आमने ले आएँ और सीज़ फायर हो जाए। लेकिन बहरहाल जो भी है, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं उनके ऊपर मज़ालिम का सिलसिला रोका जा सके, उन तक फ़ौरी तौर पर इमदाद पहुँचाई जा सके और इसको आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। और उसके लिए यकीनी तौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ को तो कोशिश करनी चाहिए। हम देख रहे हैं स्पेन के अंदर, हम उसके अंदर देख रहे हैं आयरलैंड की तरफ से बाइकआउट किया गया है, उसके अंदर हेग के अंदर हमने देखा बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। यानी कि यूरोप के अंदर जो एहतजाज हो रहा है, जो यकजहती का इजहार किया जा रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, वो मुस्लिम कंट्रीज से बहुत ज़्यादा मौसर भी है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए बढ़ जाती है कि ये फ़र्ज़ हमारा था, ये ड्यूटी हमारी थी, लेकिन इसको हमसे ज़्यादा मगरबी ममालिक के अंदर से हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो उनके हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमें यकीनी तौर पर हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है, मुस्लिम ममालिक के लिए, अरब कंट्रीज़ के लिए, जिनके ना सिर्फ वो हमसाए भी हैं, उन्हीं अरब कंट्रीज़ का हिस्सा ही है फ़लस्तीन भी, तो उनको यकीनी तौर पे इस पर शिद्दत के साथ आवाज़ उठानी चाहिए और अब्राहम अकॉर्ड को मानने का तसव्वुर भी नहीं हो सकता उनके लिए कम अज़ कम, जब तक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम ना किया जाए। और हमारा जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर लेके भी कुछ लेदे हो रही है। नजम सेठी सीनियर सहाफ़ी हैं और उनकी तरफ से अपने ख़यालात का इज़हार किया गया। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि उसके ऊपर जो हामिद मीर साहब हैं वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, जय्यद सहाफ़ी हैं और वो भी एक क्रेडिबल सोर्स हैं मालूमात के हुसूल का, तो उनकी तरफ से बड़ी शदीद तनकीद की गई है नजम सेठी के खुद साख्ता तज्ज़ियों के ऊपर, और उनके ऊपर किस अंदाज में वो तनकीद कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। अच्छा जी, अब जो मामला है अब्राहम अकॉर्ड का, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बड़ी शिद्दत से तज्ज़िये हो रहे हैं। तो सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने हाल ही में दावा किया था कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में इसराइल को तस्लीम कर लेगा, जिस पर नामवर तज्ज़ियाकार हामिद मीर भी फट पड़े हैं। अच्छा जी, जो एतराज़ कर रहे हैं हामिद मीर साहब वो क्या है? वो कहते हैं कि मुझे हैरत है कि नजम सेठी साहब मुझे मालूम तो नहीं के साथ अपनी बात का आगाज़ करते हैं और साथ ही फिर इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में अपनी ख्वाहिश को खबर की सूरत में पेश कर देते हैं। उन्हें नहीं मालूम तो जान लें कि फ़लस्तीन और कश्मीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज गज़ा को करबला बना दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों हमारे मसले हैं, पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत फ़लस्तीनियों को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में इसमें जो मौक़िफ़ है हामिद मीर साहब का, उसमें वेटेज ज़्यादा है। गो के नजम सेठी साहब की जो राय है उसको भी हम कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को ख़बर बना के पेश करना मेरे ख्याल में इस मामले पे, जो कि हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए बहुत हसास है, इस तरह से मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। और जो भी रियासत फ़ैसला करती है, खैर अभी तो अरब कंट्रीज़ की बात है, और जो दो अहम मुलाकातें हुई हैं ख़ास तौर पर हमारे अस्करी हुकाम की, जिसमें एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उसके बाद फिर एयर चीफ भी गए हैं ज़हीर बाबर सिद्धू। तो मुमकिन तौर पर इन दोनों मुलाकातों के अंदर अमरीका के जो मुतालबात हैं या जो इतनी वो हमारी खुशामद कर रहे हैं, पाकिस्तान की इतनी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं, उसको भारत की बराबरी पे लाके जो भी मामला है कश्मीर को सेटल करने के हवाले से जो बात हो रही है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर भी पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, IMF के लोन्स मिल रहे हैं, FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला जा रहा है। तो ये नवाजिशात हैं, इनको देख के लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये जो सब पाकिस्तान के हक़ में इतना अच्छा हो रहा है या साजगार हो रहा है, इसके पीछे असल मुद्दा बज़ाहिर ये लगता है कि अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने का मुतालबा पाकिस्तान के हिस्से में आ सकता है जब अरब ममालिक की तरफ से इसे तस्लीम कर लिया जाता है। लेकिन वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब की तरफ से अपने मौक़िफ़ का इज़हार कर दिया गया कि अब्राहम अकॉर्ड की बात हो ही नहीं सकती जब तक फ़लस्तीन को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम ना कर लिया जाए। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही है कि सबसे पहले फ़लस्तीन को तस्लीम करना, मज़ालिम को बंद करना, और फिर जब बात आएगी इसराइल को तस्लीम करने की तो हम अपनी कंडीशंस पे इस पे देखेंगे, गौर करेंगे। फ़ैसला ना करना या करना ये बहुत बात की बात है। अब आते हैं नाज़रीन अगली ख़बर की तरफ। और जिस तरह से आप जानते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन के मामले को लेके भी इस वक्त काफ़ी बातें हो रही हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी, नेतन्याहू का दो रियासती हल से इनकार। नेतन्याहू एक ऐसा आदी मुजरिम है जिसको पता है कि जिस दिन वो अपने वज़ारत उज़्मा की सीट से हटेगा तो उसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार नहीं कर रहा। इसके ऊपर करप्शन के, जंगी जराइम के इतने केसेस हैं कि उसका वो सामना नहीं कर सकेगा। तो वो सारे काले कवानीन या जो अपने अमल दरामद है उसको अपने सीट के ऊपर होते हुए उसको यकीनी बनाना चाहता है। ख़बर क्या सामने आई है अभी तक की पहले दिन की मुलाकात में, दूसरी दिन की मुलाकात जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, ये मुलाकात हो रही होगी और उसकी खबर निकल कर आएगी, उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन अभी तक व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों ने डोनाल्ड ट्रंप से दो रियासती हल से मुतल्लिक सवाल किया तो ट्रंप ने सवाल इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब मोड़ दिया
और कहा कि दो रियासती हल के सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी मेरे साथ मौजूद है, यानी कि नेतन्याहू की तरफ उनका इशारा था। इस मौके पर सहाफ़ी को जवाब देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ अमन चाहते हैं, मगर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म है। तो यह हटदर्मी अब तक बरकरार है। दूसरी तरफ कतर के अंदर भी नाज़रीन मुज़ाकरात हो रहे हैं और तवक्को की जाती है कि कोई पेशरफ्त हो सके, लेकिन नेतन्याहू की तरफ से गो अहेड दिया जाएगा तो यकीनी तौर पर तभी कोई वहाँ पर मामला हल की तरफ जाएगा। अच्छा, इसराइल और फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर हुआ है। मीडिया के मुताबिक फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया और उनके दरमियान मुआहदे की कोशिश के लिए कतर में बिलवास्ता बातचीत जारी है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के पहले 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए अब भी पुरुम्मीद है कि कोई हल शायद निकल आए। ताहम किसी भी हतमी मुआहदे तक जाने में मज़ीद कितने दिन लग सकते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची विटकॉफ इस हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे और इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तो उससे पहले तो यकीनी तौर पर कोई हल तलाश होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, जो खतरा है जिससे ईरान भी मुतला कर रहा है वो भी जान लीजिए। इसराइल की जानिब से ईरान पर दोबारा हमले की मंसूबे की पेश नज़र ईरानी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ईरानी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ दिखाई देते हैं। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात धोखा है और ये सब कुछ पहले ही तय कर लिया गया है। ईरानी टीवी का कहना है कि ईरान ने मुमकिन खतरात के हवाले से भरपूर तैयारियां कर ली हैं, जबकि ईरानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज़्यादा सख्त होगी। तो ये नाज़रीन अब तक की पेशरफ्त है और जिस तरह से एटमी तंसीबात पे दोबारा काम शुरू कर दिया गया है, अपनी एयर फोर्स को मौसर किया जा रहा है। चाइना के बाद रशिया से भी फाइटर जेट्स आ चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को मौसर बनाने के लिए चाइना से मज़ीद जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले ना सिर्फ मिज़ाइल आ चुके हैं, उनकी बैटरीज भी आ चुकी हैं। तो सूरत हाल काफ़ी इस वक्त कशीदा दिखाई देती है। उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमन प्राइज़ बेशक हासिल कर लें, उन्हें नॉमिनेट तो कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से और नेतन्याहू की तरफ से। चलें, हमारी तरफ से आप अमन का नोबेल इनाम हासिल भी कर लीजिए, लेकिन खुदारा ये जो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत जारी है मुसलमानों के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, इसका सबसे पहले अज़ाला, इसका ख़ात्मा मुमकिन और यकीनी बनाया जाए ताकि आगे मज़ीद मामलात के ऊपर बात की जा सके। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों की जो पेशरफ्त होगी वो फ़ायदेमंद होगी यकीनी तौर पर तमाम फ़रीक़ैन के लिए। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।